अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेसन रिवाइज कर लेंगे। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी डायग्राम पे हमने लेसन एंड किया था, यहीं से हम शुरू करेंगे। हमने देखा था प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस की आपको समरी दे रही हूँ बेटा। CO2 अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आया, हार्ट ने जो दोबारा एल्वियोलाई में पंप करना शुरू कर दिया। क्लियर बेटा? ये मैंने हार्ट नहीं बना रही, आपका प्रीवियस लेसन ज़रूर सुने, वीडियो देखे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एल्वियोलाई बनना है। अब क्या होना है जी? अब ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल, ये है RBC और ये उसका प्लाज्मा पोर्शन है। क्लियर बेटा? अब ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें 4 हीमोग्लोबिन इस तरीके से दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ग्लोबिन चेन्स के साथ CO2 अटैच हैं और हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर बेटा? अब इस ब्लड वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 45 और एल्वियोलाई में है 40। हमने सीखा था कि गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू हाई लो प्रेशर। यहाँ CO2 को प्रेशर ज़्यादा है तो सबसे पहले प्लाज्मा से CO2 निकलना शुरू हो जाएगी। एल्वियोलाई में जाएगी CO2, एल्वियोलाई में जाना स्टार्ट होगी। प्लाज्मा में थी 7%। क्लियर? आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा होता है 104। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, मिनिमम है 40 है। यहाँ ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से इस ब्लड वेसल में एंटर होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से यहाँ आना शुरू हो जाएगी। क्लियर बेटा? CO2 पहले प्लाज्मा वाली एल्वियोलाई में जाना शुरू हुई, फिर इस एल्वियोलाई ने अपनी ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ना शुरू कर दी। क्लियर? यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ऑक्सीजन ने एंट्री मारना स्टार्ट कर दी ब्लड के अंदर। RBC के अंदर, RBC के अंदर मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, जिसने उसकी कैप्चरिंग पकड़ना शुरू कर दिया। क्लियर? फिर इस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ये ऑक्सीजन आना शुरू हो गई है। क्लियर बेटा? जैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा एंट्री स्टार्ट हो जाएगी RBC के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, तो ये जो हीमोग्लोबिन CO2 बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। क्लियर? एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू दी RBC डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। पहले तो CO2 ने प्लाज्मा से एल्वियोलाई में जाना शुरू किया था, अब ये वाली CO2 भी जाना शुरू कर देगी। क्लियर? जैसे ये CO2 जाएगी तो बॉन्ड बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड CO2 वीकेंस हो जाएगा और CO2 निकलना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर बेटा? अब दूसरी बात, पहले प्लाज्मा से CO2 गई, फिर हीमोग्लोबिन ने CO2 छोड़ना शुरू कर दी, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हीमोग्लोबिन में आना शुरू हो गई। क्लियर? हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर देखे, उसमें 93% CO2 RBC में एंटर हुई थी। क्लियर? HB पे 20 से 25% बाइंडिंग हुई थी, 70% CO2 इस रिएक्शन के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है बेटा? अब जैसे CO2 यहाँ से निकलेगा, H+ भी कहेगा मैंने भी जाना है, H+ भी निकल के दोबारा इधर आ जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले बताया था ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बोथ साइड्स पे आगे पीछे होता रहता है बेटा। अब क्या होगा? जैसे ही H+ यहाँ से आके यहाँ आएगी तो ये रिएक्शन इस तरह से ज़रा हो जाएगा।
एक तो H+ आ जाएगी वापस, दूसरा HCO बाइकार्बोनेट जो एंटर हुआ था प्लाज्मा में, जिसकी बदले क्लोराइड एंटर हुआ था। क्लोराइड भी दोबारा प्लाज्मा में आएगा, HCO- जिसकी कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में कम हो गई थी और यहाँ प्लाज्मा में ज़्यादा है। तो इस कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए बाइकार्बोनेट दोबारा आरबीसी में एंटर होना स्टार्ट कर देगा। रिएक्शन को थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, HCO- प्लस H+, रिवर्सिबल, CO2 प्लस वाटर। क्लियर? इस CO एंड पे सबसे पहले ये CO2 एंटर हुई एल्वियोलाई में प्लाज्मा वाले, उसके बाद इसने जाना शुरू कर दिया। जब ये CO2 एल्वियोलाई में गई तो इस हाइड्रोजन ने भी कहा मैंने भी वापस जाना है, इसने भी वापस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस जगह बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, प्लाज्मा में ज़्यादा थी, तो बाइकार्बोनेट भी दोबारा वापस आ गया। क्लियर? प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट दोबारा वापस आ गया और क्लोराइड जो इस बाइकार्बोनेट की जगह पे एंटर हुआ था वो दोबारा प्लाज्मा में चला गया। क्लियर? अब ये कि एंट्री ऑफ द क्लोराइड की वापसी प्लाज्मा में और बाइकार्बोनेट की एंट्री फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द रेड ब्लड सेल इज नोन एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर बेटा? देखिए मैं लिख के बताऊंगी, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट ये कहाँ हो रही है? लंग्स में। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हो रही है? लंग्स में। जो अकेली पहले जो हमने पढ़ा था क्लोराइड शिफ्ट थी वो हो रही थी डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन एंटर हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इस ब्लड में बढ़ रहा है, ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। ये रिएक्शन बार बार हो रहा है, ट्रेन ऐसे आगे जा रही है। आज ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में जाएगा, हार्ट दोबारा इसे डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू ऑर्गन में भेजेगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर बेटा? अब मैं आपको थोड़ा सा अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी, वो आप लोग देखें। अगला टॉपिक है हमारा नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर बेटा? टॉपिक क्या है हमारा? नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन, सांस अंदर आना और सांस बाहर जाना, उसका नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल का मतलब वो कंट्रोल जो हमारे ब्रेन के जरिए होता है, न्यूरॉन से होता है, नर्व सेल से होता है। क्लियर बेटा? इस कंट्रोल को समझने के लिए मैं दो डायग्राम्स बनाना चाहूँगी। यहाँ पुराने लेसन की तरफ आ रहे हैं बेटे। ये देखिए मैं दो लंग्स बनाए हैं। क्लियर? इस मसल का नाम है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो कि एक रेस्पिरेटरी मसल है। ये रिब्स हैं, साइड्स पे रिब्स, ये लंग्स हैं, रिब्स हैं, रिब्स। इनके दरमियान में मसल्स लगे हुए हैं जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। कॉस्टल का मतलब है रिब्स, इंटर का मतलब है अंदर, जो उनके अंदर लगे हुए हैं इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे। यहाँ मसल्स अटैच हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स।
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर बेटा? अब हमारी बॉडी कैविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अपर कैविटी जिसे हम थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज कहते हैं, लोअर कैविटी एब्डोमिनल कैविटी हमारा अभी इससे कंसर्न नहीं है। लंग्स जिस कैविटी में प्रेजेंट है, ये देखिए बॉक्स की तरह है, डिब्बे की तरह, इसका नाम है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर। क्लियर बेटा? जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। साइड्स पे रिब्स है, नीचे मसल है डायफ्राम, रिब्स के दरमियान मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर बेटा? हमने पढ़ा था, हमने सीखा था, जब हम इंस्पायरेशन करवाते हैं, सांस अंदर लेते हैं या इनहेलेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें थोरेसिक चैम्बर और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है। क्लियर बेटा? जैसे सांस अंदर लेंगे, सांस अंदर लिया तो इस डायाफ्राम मसल की कंट्रैक्शन हो गई। पहले यहाँ था कंट्रैक्शन, किसकी? डायाफ्राम मसल की कंट्रैक्शन हो गई। इसी तरह ये रिब्स हैं, इनके दरमियान जो मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की भी कंट्रैक्शन हो गई। क्या हो गई? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन से क्या हुआ ये समझ लिया, हमारा थोरेसिक केज है। डायाफ्राम की कंट्रैक्शन हुई तो ये थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक केज बड़ा हो गया। क्लियर? इस तरीके से एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर से नीचे तक। जब हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन हुई तो थोरेसिक कैविटी या चैम्बर ऐसे एक्सपेंड हुई, बड़ी हुई, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एयर बाहर से अंदर एंटर हुई, एयर एंटर हुई बाहर से अंदर, सांस हमने ले लिया, इनहेलेशन हो गई। अब इस सारे प्रोसेस को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है। जैसे कार होती है, उसको चलाने के लिए हमें गाड़ी का सबसे पहले इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में जो हमारा ब्रेन होता है वो एक इंजन का रोल प्ले कर रहा होता है। वहाँ से हमारे डिफरेंट सिस्टम्स कंट्रोल हो रहे होते हैं। अब मैं आपको ज़रा समझाना चाहूँगी व्हाट इज़ ब्रेन। ब्रेन किस तरह से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है। क्लियर बेटा? आप देखिए समझें। अब ये ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3। फोर ब्रेन, क्लियर, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्लियर बेटा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सपोज मैं इस तरह से खड़ी हूँ, इधर देख रही हूँ, तो ब्रेन का जो ये वाला हिस्सा होगा, सामने वाला हिस्सा होगा, ये वाला सामने वाला, ये फोर ब्रेन होगा। दरमियान में होगा, देखिए दरमियान में मिड ब्रेन, और पिछला हिस्सा हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब है पीछे वाला। क्लियर? अब फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। सेरिब्रम, एक पार्ट का नाम क्या है? सेरिब्रम। अगले पार्ट का नाम है डायनसेफ्लॉन। ब्रेन के 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। क्लियर बेटा? मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है। और हाइंड ब्रेन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से का नाम है पोन्स, अगले हिस्से का नाम मेडुला। पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। फोर ब्रेन के हिस्से का नाम सेरिब्रम, ये सेरिबेलम। क्लियर बेटा?
ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन सामने वाला हिस्सा, मिड ब्रेन दरमियानी हिस्सा, हाइंड ब्रेन पिछला हिस्सा। क्लियर? अब मैं इसे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा ब्रेन है किस तरह से हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, किस तरह से ये बॉडी हमारी एक कार है, कार का इंजन होता है, ब्रेन हमारा इंजन है। क्लियर बेटा? अब देखें, ये मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम। क्लियर? फोर ब्रेन का पार्ट है, सामने वाले दिमाग का, सामने वाले ब्रेन का। फॉर जो सेरिब्रम होते हैं 2 टुकड़े होते हैं, ऐसे 2 टुकड़े, इन दोनों के दरमियान डायनसेफ्लॉन, डायन चुड़ैल समझ लें, इस तरह से आप लोग याद रखें, डायनसेफ्लॉन इन दोनों के दरमियान होता है, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाया जा सकता। फिर भी मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ। ये समझ लें, ये पोर्शन डायनसेफ्लॉन है। क्लियर बेटा? फोर ब्रेन के 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन। 2 टुकड़े होते हैं फोर ब्रेन के, ऐसे डायनसेफ्लॉन के पीछे पड़ा होता है या इनके दरमियान पड़ा होता है, नज़र नहीं आता। फोर ब्रेन के बाद हमारा शुरू हो जाता है मिड ब्रेन। क्लियर बेटा? ये क्या चीज़ है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हमारे पार्ट शुरू हो रहे हाइंड ब्रेन के। ये पहला हिस्सा है पोन्स, इसे क्या कहते हैं? पोन्स। नीचे स्टार्ट हो रहा है जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर बेटा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इसके कोई पार्ट्स नहीं है। फिर हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनके पीछे पड़ा होता है सेरिबेलम। ये पार्ट है सेरिबेलम। क्लियर बेटा? अब जो हमारा पार्ट ब्रेन का कंसर्न है ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से, वो है जी हाइंड ब्रेन। क्लियर बेटा? कोई ना कोई कंट्रोल तो होगा जिससे हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। पूरा ब्रेन बना होता है न्यूरॉन्स से या नर्व सेल से, न्यूरॉन्स या नर्व सेल। क्लियर बेटा? अब न्यूरॉन की मैं स्ट्रक्चर ज़रा ड्रॉ करना चाहूँगी। यहाँ देखें, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। इस हिस्से का नाम है सेल बॉडी, सेल बॉडी। ये हैं एक्सॉन्स, ये हैं डेंड्राइट्स, ये वाले स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स। क्लियर? जहां न्यूरॉन या नर्व सेल की सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, हम कहेंगे न्यूरॉन वहां पड़ा है। क्लियर बेटा? न्यूरॉन इन एक्सॉन्स के जरिए, ये समझ लें इनके बाजू हैं, इनके ज़रिए सिग्नल्स भेजता है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को, मुख्तलिफ सिस्टम्स को, उनका वर्क, उनका फंक्शन कंट्रोल करने में। अब मैं आपको बताने लगी हूँ। अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर रही हूँ बेटा। यहाँ एक न्यूरॉन पड़ा है, समझ लें मेडुला में, ये पड़ा है न्यूरॉन, समझ न्यूरॉन, ठीक है? ये अपना सिग्नल भेजेगा इन दी फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक मैसेज की लहर है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की तरफ आएगी, सिग्नल देगी, इशारा देगी, कहेगी चलो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर जा। जैसे लहर आएगी, सिग्नल आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा से, नर्व सिग्नल आएगा नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, तो हमारे जो रिब्स होंगी उनके दरमियान एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो
तो वो ऐसे रेज हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे क्लियरली, और हमारा थोरेसिक चैम्बर लंग्स है वो भी एक्सपेंड कर जाएंगे। क्लियर बेटा? उनकी जैसे एक्सपेंडेशन या एक्सपेंशन होगी, हवा जो एयर है वो बाहर से अंदर एंटर हो जाएगी और क्या हो जाएगा, इनहेलेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है एक शरारती बच्चे की तरह है, वो बच्चा जो चाहता है कि सारा दिन क्रिकेट या बॉल खेलता रहे, ठीक, इसे ना समझ है, समझ नहीं है, ये आप समझ लें। मुस्तकिल ये नर्व इम्पल्स भेज रहा है। अगर इसकी नर्व इम्पल्स को कंट्रोल ना किया गया तो फिर लंग का वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा और एक स्टेज आएगा कि लंग्स रप्चर हो जाएंगे। इस बच्चे को भी कंट्रोल करने के लिए किसी कंट्रोल की ज़रूरत है। क्लियर बेटा? अब क्या होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में इस सेंटर का नाम है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर मेडुला में जो नर्व इम्पल्स का सेंटर है जो सिग्नल भेज रहा है कंट्रैक्शन के लिए, उसका नाम है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। क्लियर? इसे अब कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक और सेंटर है पोन्स में, इसका नाम है नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर हर 2 सेकंड के बाद, कब? हर 2 सेकंड के बाद ये फादर का रोल प्ले कर रहा है, समझ लें। अपने शरारती बच्चे से कहते चल बेटा बस कर, अब तुमने बॉल नहीं खेली, बस कर दे। बाप बेटे को डांटेगा, बेटा डर जाएगा, बॉल खेलना बंद कर जाएगा, सिग्नल इम्पल्स देना बंद कर जाएगा। 2 सेकंड के बाद नीमोटैक्सिक सेंटर फादर इस बच्चे को कहेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को रुक जा। जब ये अपने सिग्नल देना रोकेगा रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, तो डायफ्राम की कंट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्शन 2 सेकंड के लिए रुक जाएगी। जब कंट्रैक्शन रुकेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों मसल रिलैक्स करेंगे और एक्सपायरेशन हो जाएगी, सांस बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं इस डायग्राम को रेज करने लगी हूँ बेटा। ये तो आपको क्लियर समझ आ गया। अब नीमोटैक्सिक सेंटर 2 सेकंड के लिए यहाँ से इसके सिग्नल रोक रहा है, नीमोटैक्सिक सेंटर प्ले कर रहा है। नीमोटैक्सिक सेंटर नेगेटिव इनहिबिटरी कंट्रोल कर रहा है। ये रेस्पिरेशन को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इनहिबिटरी कंट्रोल। ठीक है, 2 सेकंड के लिए ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को बंद कर देगा। इस 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के लिए ये एक्टिव रहेगा। उस दौरान रिलैक्सेशन होगी, मसल्स रिलैक्स होंगे और एक्सहेलेशन हो जाएगी। Exhalation occurs for 3 seconds. Clear? By the signals of the pneumatic center. Pneumatic center का नेगेटिव इनहिबिटरी कंट्रोल है बेटा। इस बच्चे के बाप ने सिग्नल रोके 2 सेकंड के लिए। 3 सेकंड के लिए बाप ने कहा, न्यूमेटिक सेंटर ने कहा अब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को रिलैक्स हो जाना चाहिए। वो रिलैक्स हुए, 3 सेकंड्स के लिए एक्सहेलेशन हो गई। क्लियर? इसका नेगेटिव इनहिबिटरी कंट्रोल है और एक्सहेलेशन 3 सेकंड के लिए हो रही है। अब ये बेचारा चुप करके देख रहा है, कहता है पता नहीं बाप मुझे इजाज़त देगा या नहीं खेलने की। अब माँ जाग जाती है जी। अब यहाँ माँ जाग गई है,
इसका नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। पोन्स में 2 रेस्पिरेटरी सेंटर है, एक निमोटैक्सिक, अगला एपन्यूस्टिक सेंटर पोन्स में है। इसका रोल माँ जैसा होगा। माँ देखेगी बच्चा मेरा नहीं खेल रहा, चुप बैठ गया, खामोश हो गया बाप के डर से, तो माँ कहेगी चल बेटा तू दोबारा अपने सिग्नल भेज। क्लियर? माँ दोबारा इसके सिग्नल स्टार्ट करवाएगी रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के। फिर 3 सेकंड के बाद माँ ने इसके दोबारा सिग्नल भेजा, बेटा अपना काम शुरू कर। इसने दोबारा सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। फिर कंट्रैक्शन हुई डायफ्राम की, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की, इनहेलेशन दोबारा स्टार्ट हो गई। क्लियर बेटा? अब जी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा लिख के बताना चाहूँगी। ये हमारा लास्ट ही पॉइंट है। अब जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, एपन्यूस्टिक सेंटर sends positive signals। क्लियर? पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता किसे? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, जो दोबारा से सिग्नल भेजना शुरू कर देता है 2 सेकेंड्स के लिए इनहेलेशन कंट्रैक्शन के लिए। क्लियर बेटा? अब हमने इस डायग्राम को दोबारा देखें। हमने सीखा है न्यूरल कंट्रोल या नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। हमारा ब्रीदिंग के नर्वस कंट्रोल का जो सेंटर्स हैं वो हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में और पोन्स में। जो सेंटर हमारा मेडुला में है उसका नाम है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। ये अपने सिग्नल भेजता है 2 सेकंड के लिए। उसके बाद न्यूमेटिक सेंटर एक्टिव हो जाता है 3 सेकंड के लिए। ये इसे चुप करा देता है। इस दौरान एक्सहेलेशन हो रही होती है। अब फिर हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जो इसे एक्टिवेट कर रहा होता है कि बेटा दोबारा अपने सिग्नल भेजो। और इसी तरह से सांस आता और सांस जाता रहता है। क्लियर बेटा? मेरे ख्याल से आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो का बार बार देखें, समझें। इंशाल्लाह हम कल हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।